संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी मित्रों एवं युवा साथियों को नमस्कार। आज फिर हम एक नवीन वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं, जिसमें लेकर के आए हैं चतुर्थ मॉडल प्रश्न पत्र का विवेचनात्मक हल। आइए शुरुआत करें। नंबर 61 माहेश्वर सूत्रेषु द्विवारम् उच्चारितः वर्णः अस्ति। माहेश्वर सूत्रों में जिन वर्णों का 2 बार उच्चारण किया जाता है वे वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ह वर्ण, ऑप्शन नंबर ब ल वर्ण, ऑप्शन नंबर स च वर्ण, ऑप्शन नंबर द य वर्ण। ऑप्शन नंबर ए ह वर्ण बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि हय वर्ण सूत्र में हकार का उच्चारण होता है, पुनः हल सूत्र में भी हकार का उच्चारण होता है, इसलिए ह वर्ण का माहेश्वर सूत्रों में 2 बार उच्चारण किया गया है। प्रश्न नंबर 62 मकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, अर्थात म वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नासिका, ऑप्शन नंबर ब ओष्ठौ, ऑप्शन नंबर स अ और ब, ऑप्शन नंबर द जिह्वामूलम। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर स अ और ब, क्योंकि मकार का अपने वर्ग का उच्चारण स्थान तो होता ही है, साथ में पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नासिका और ब ओष्ठौ दोनों ही उच्चारण स्थान इसके होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर स सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 63 उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न रिक्तस्थानम सुक्तिम पूरयत है, तो इसकी सुक्ति को पूरा करना है। ऑप्शन नंबर ए सत्येन, ऑप्शन नंबर ब परिश्रमेण, ऑप्शन नंबर स गुणैः, ऑप्शन नंबर द मनोरथई। इसका सही उत्तर होता है मनोरथई। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। उद्यमेनेव, उद्यम उद्यमेन है, यह तृतीय है, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, यानी उद्यम के द्वारा ही कार्य की सिद्धि होती है, न मनोरथई। केवल मन में सोचने मात्र से ही, मन में कल्पना कर लेने मात्र से ही किसी कार्य में सफलता नहीं मिल जाती है, उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सूक्ति प्रचलित है, उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 हरि को फल अच्छे लगते हैं, हरि को फल अच्छे लगते हैं। तो आप अनुवादम कुरुत, इसका अनुवाद करिए। तो इसका अनुवाद करने से पहले एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि अच्छा लगने अर्थ में हमने पहले जब कारक प्रकरण पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अच्छे लगने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। किसी को भी कोई भी चीज जब अच्छी लगती है, वहां पर जब रुच धातु का प्रयोग होता है और रुच धातु अच्छे लगने के अर्थ में होती है, इसलिए वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हरि फलम रोचते, ऑप्शन नंबर ब हरि फलानि रोचते, ऑप्शन नंबर स हरये फलानि रोचन्ते, ऑप्शन नंबर द हरि फलानि रोचन्ते। तो चतुर्थी विभक्ति किसमें है? ऑप्शन नंबर स में देख लीजिए सीधे सीधे, चतुर्थी हरि शब्द के चतुर्थी के एक वचन में हरय बनता है, इसलिए यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। हरये फलानि रोचन्ते, हरि को फल अच्छे लगते हैं। चाहे वाक्य किसी प्रकार का हो, चाहे हरिये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, मोहन को फल अच्छे लगते हैं, बालक को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार के वाक्य हो जिनमें अच्छा लगना आ जाए, वहां उस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति देखनी होती है, वहां उस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति करनी होती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 गाम पयः दोग्धी, गाम पय दोग्धी वाच्य परिवर्तनम कुरुत। गाम पय दोग्धी जो वाक्य है वह कर्तृवाच्य का वाक्य है, अब इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने हो, जब भी द्विकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि इसमें जो 2 कर्म होते हैं उसमें गुण कर्म के आधार पर ही कर्मवाच्य में क्रिया परिवर्तित होती है।
लेकिन उससे पहले यह भी जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ये द्विकर्मक जो धातुएं होती है वह कुल 16 धातुएं होती है। इसमें भी प्रारंभिक जो 12 धातुएं होती है उनमें गौण कर्म परिवर्तित किया जाता है, जबकि अंतिम जो 4 धातुएं होती है उसमें प्रधान कर्म चेंज किया जाता है। अब इसमें चेंज करने का प्रभाव क्या पड़ता है यह भी जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाते हैं तो उसमें जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर जो गौण कर्म परिवर्तित होता है, जो गौण कर्म होता है उसी के आधार पर कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग करना होता है। इसलिए वहां पर इस प्रकार की गलती ना हो, वो भी स्टार्टिंग की यानी प्रारंभ की जो 12 धातुएं होती है उनमें गौण कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतिम जो 4 धातुएं होती है उनमें प्रधान कर्म के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग करना होता है। इसलिए इस तरह के वाक्यों में कभी भी गलती ना हो, ध्यान से समझिएगा। एक वाक्य को मैं घटा करके बताता हूं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गौ पय धुयते, ये वाला वाक्य ही बिल्कुल सही है, अन्य ऑप्शन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसी वाक्य को घटा करके बताना चाहता हूं कि गौ पय धुयते ये वाला जो कर्मवाच्य का वाक्य है ये कैसे परिवर्तित हुआ। हमारा वाक्य था गाम पय दोग्धी, ये वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है। जब इसको कर्मवाच्य में हमने चेंज किया तो इसका सामान्य सा अर्थ समझना चाहिए, गाय से दूध दुहता है। किससे दुहता है? गाय से। तो गाय यहां गौण कर्म है, कोई जरूरी नहीं है गाय से ही दूध दुहा जाए, भैंस से भी दूध निकाला जा सकता है, बकरी से भी दूध निकाला जा सकता है, अन्य पशुओं से भी दूध निकाला जा सकता है। इसलिए गाय को यहां पर गौण कर्म माना जाता है। दोग्धी यानी दुहता है, क्या दुहता है? दूध दुहता है। दूध यहां कंपलसरी है, यह अनिवार्य है, इसलिए इसको प्रधान कर्म, इसको मुख्य कर्म माना जाता है। अब देखिए, अब इसका इसमें कर्ता नहीं है, गाम पय दोग्धी इस वाक्य में कर्ता नहीं है, ये दोनों कर्म है, गाम भी कर्म है और पय भी कर्म है, दोग्धी क्रिया है। जब इसको चेंज करेंगे कर्मवाच्य में तब हमें गौण कर्म को चेंज करना होता है। गौण कर्म, अब दोनों कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए गांव में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और पय भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, पय पयसी पयांसी। ठीक है, इसके बाद अब गौण कर्म को चेंज करेंगे तो गाम का प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है? गौ बनता है, गौ गावऊ गावह, इस तरह के रूप बनते हैं। इसलिए प्रथमा के एक वचन में क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। हमने गौण कर्म को चेंज कर दिया। अब इसमें प्रधान कर्म को चेंज नहीं करना होता है, प्रधान कर्म जैसा होता है उसको वैसे के वैसे ही प्रयोग करना होता है, इसलिए यहां पर पय का पय ही रह जाएगा। यह पय शब्द द्वितीय विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त है, इस बात का ध्यान रखें। अब आएगी क्रिया, अब क्रिया का प्रयोग करना है, क्रिया गौ के आधार पर आएगी या पय के आधार पर यह तय करना है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था गौण कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कब? जब प्रारंभ की 12 धातुओं का प्रयोग हो। तो इसलिए यह धुयते जो दुह धातु है यह प्रारंभ की 12 धातुओं के अंतर्गत पढ़ी जाती है। इसलिए गौ के साथ में गौ के आधार पर, गौण कर्म के आधार पर, जो कि गौण कर्म में यहां गौ है उसके आधार पर क्रिया का प्रयोग होगा। तो दोग्धी का कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो धुयते क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि गौ शब्द प्रथमा के एक वचन में प्रयुक्त है, इसलिए धुयते क्रिया भी प्रथमा के एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी। इसलिए यहां पर धुयते क्रिया बिल्कुल सही है, यहां पर धुयंते प्रयोग नहीं करना है। कई लोग बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, कई लोग अन्य प्रयोग कर देते हैं, वो अशुद्ध प्रयोग हो जाते हैं। यह वाक्य बिल्कुल सही है, गौ पय धुयते, इस तरह के कर्म वाच्य के वाक्य बनाए जाते हैं। मुझे विश्वास है आपको यह वाक्य अवश्य समझ में आया होगा। चलते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नांकिताः प्रश्नाः समाधेयाः। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके निम्नांकिताः यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी विश्व की उपलब्ध भाषाओं में
संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यानी विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतमा यानी प्राचीन भाषा है। ध्यान दीजिएगा, यह प्राचीनतमा में तम प्रत्यय है और तम प्रत्यय का प्रयोग बहुतों में से एक का निर्धारण करने के लिए, एक की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा को श्रेष्ठ भाषा दिखाया गया है, प्राचीनतमा और प्राचीन भाषा बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम, भाषा यम, यह संधि कर दी गई है, गुण संधि। भाषा यम, भाषेयम, अनेकेशाम, अनेकाशाम भाषाणाम, यानी यह भाषा है ना संस्कृत भाषा, जो अनेक भाषाओं की जननी मता, जननी है ऐसा माना जाता है, ऐसा मत है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, यानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो निधि है, जो धरोहर है, अस्याम सुरक्षितः, इसमें यानी किसमें, संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, और संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अरे भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, भारत की दो ही शान है, संस्कृत और उसकी संस्कृति। यम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यम भाषा का भाषा, संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी ही है। जो संस्कृत भाषा है बहुत ही वैज्ञानिकी भाषा है। केचन कथयन्ति यत्, और कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, और संस्कृत ही संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा यानी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्ध अस्ति। अस्याः वाङ्मयम्, अस्याः कस्याः, संस्कृत भाषायाः वाङ्मयम्, वेदैः यानी वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से और चिकित्सा शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी कवि कालिदास जी जो है, जो विश्व कवि कालिदास जी का काव्य सौंदर्य अनुपम है, जो कि संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है, संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, और गणित शास्त्र के अंदर शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने किया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि, यानी संस्कृते यानी संस्कृत में यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, जितने भी अनेक प्रकार के शास्त्र उपलब्ध है, तेषु यानी उन शास्त्रों में वास्तुशास्त्रम यानी वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है यानी उल्लेखित है। इन्हें हमें पढ़ना चाहिए, इन सबका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चलिए अब इन गद्यांश का तात्पर्य को हमने समझा, अब इनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आइए नंबर 66, भाषेयम इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। भाषेयम, भाषा यम, मैंने बताया था आपको गद्यांश को पढ़ाते समय, समझाते समय, भाषेयम भाषा यम है। तो अब देखिए कहां पर लिखा हुआ है इसमें भाषा यम। ऑप्शन नंबर ए भाष प्लस एयम, ऑप्शन नंबर बी भाषा प्लस इयम, ऑप्शन नंबर सी भाषा प्लस एयम, ऑप्शन नंबर डी भाषा प्लस इयम। यहां दीर्घिकार का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें दीर्घिकार का प्रयोग नहीं होता है। भाषा प्लस इयम, यह बे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर आ प्लस ई मिला करके ए गुण हो जाता है, भाषेयम शब्द निष्पन्न होता है। चलिए प्रश्न नंबर 67, उल्लेखनीयानि इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। उल्लेखनीयानि इत्यत्र
प्रत्यय अस्ति। इसमें कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए अनियर प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी इनी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी यत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर द ल्युट प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, उल्लेखनीय यानी शब्द के अंदर ऑप्शन नंबर ए अनियर प्रत्यय बिल्कुल सही है, और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्म वाच्य में किया जाता है। तब्यत तब्या अनियर, इसमें तब्यत प्रत्यय होता है अनियर प्रत्यय होता है। इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं इनका प्रयोग कर्म वाच्य में किया जाता है। यह कृदंत प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग कर्म वाच्य में किया जाता है। यत प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है, जबकि इनी प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय में चला जाता है, दंडिनी इत्यादि शब्द रूप बनते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 68, कौटिल्य रचितम अत्र समासः अस्ति। ये एक पद है कौटिल्य रचितम, इसमें समास बताना है। ऑप्शन नंबर ए षष्ठी तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर सी सप्तमी तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर द तृतीय तत्पुरुषः। तो इसमें ऑप्शन नंबर द तृतीय तत्पुरुषः बिल्कुल सही उत्तर है। कौटिल्य ही रचितम, कौटिल्य रचितम, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौटिल्य ही रचितम। चलिए प्रश्न नंबर 69, प्रतिष्ठे इति पदम गद्यांशे कस्याम विभक्तौ पठितम अस्ति। प्रतिष्ठे जो पद है इसका गद्यांश में किस विभक्ति में प्रयोग किया गया है। तो ये प्रतिष्ठे शब्द प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा विभक्ति, ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70, अकरोत अत्र धातुम लकारम च स्पष्टयत। अकरोत में धातु कौन सी है और लकार कौन सा है ये बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्री धातु लंग लकार, ऑप्शन नंबर बी क धातु लंग लकार, ऑप्शन नंबर सी क्री धातु लंग लकार, ऑप्शन नंबर द कर धातु लंग लकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर से है क्री धातु लंग लकार का प्रयोग बिल्कुल सही है, क्योंकि तो क्री धातु के लंग लकार में अकरोत प्रथमा के एक वचन में बनता है। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर से है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंब्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः है। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखा हुआ है, इस पठित अपठित पद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं, इस पद्यांश को पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। चलिए बहुत अच्छा श्लोक है ये। अब इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। अयम निज है परो वेति, अयम निज है यह मेरा है, और अयम पर है और यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। गणना लघु चेतसाम, लघु चेतस जिनका होता है, संकुचित चित्त जिनका होता है, ऐसे व्यक्तियों की सोच होती है कि यह मेरा है, यह पराया है, यह उसका है। इस तरह की सोच कौन व्यक्ति रखते हैं? जिनका चित्त संकुचित होता है, जिनका मन छोटा होता है, जिनकी विचारधाराएं छोटी होती है। उदार चरिता नाम तो, इसके विपरीत क्या कहते हैं? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार के जैसी होती है। संपूर्ण धरती अर्थात इनमें दोनों तरह की बात बताई गई है, एक संकुचित चित्त वाले व्यक्ति और एक उदार चरित्र वाले व्यक्ति, उनका मन कैसा होता है और उदार चरित्र वाले व्यक्तियों का मन कैसा होता है। चलिए अब इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्लोके अस्मिन छंदः अस्ति, पहला ही प्रश्न है इसमें 71 प्रश्न। श्लोके अस्मिन छंदः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए आर्या, ऑप्शन नंबर बी अनुष्टुप छंद, ऑप्शन नंबर सी उपजाति छंद, ऑप्शन नंबर द इंद्र वज्रा। तो इसमें है अनुष्टुप छंद। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, इस तरह के जो श्लोक होते हैं, अनादि निद्रम ब्रह्म शब्द तत्व मेदक्षरम, इस तरह के बहुत सारे श्लोक होते हैं जिसमें अनुष्टुप छंद है। इसमें 8 वर्ण होते हैं। श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र है लघु पंचमम द्विव चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो, इस तरह का इसका लक्षण होता है, आप जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 72, वसुधैव अत्र संधि विच्छेदः करणीयः।
जो वसुधैव जो शब्द आया था इसके अंदर, श्लोक के अंदर, उसका संधि विच्छेद करके संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन नंबर ए वसु प्लस धैव, ऑप्शन नंबर बी वसुधा प्लस इव, ऑप्शन नंबर सी वसुधा प्लस एव, ऑप्शन नंबर द वसुधा प्लस एव। जिसमें ऑप्शन नंबर द वसुधा प्लस एव है, ये बिल्कुल सही है। आ प्लस ए मिलाकर के आई वृद्धि हो जाती है और वसुधैव शब्द निष्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, निजः इत्यस्य विपरीतार्थकः शब्दः अस्ति। तो निजः इत्यस्य, इसका विपरीतार्थ को देने वाले शब्द के बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इसका विलोम हो। ऑप्शन नंबर ए लघु चेतसाम, ऑप्शन नंबर बी उदार चरितानाम, ऑप्शन नंबर सी परः, ऑप्शन नंबर द कुटुंबकम। तो निजः का मतलब होता है, निजः का अर्थ होता है अपना और परः का अर्थ होता है पराया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर है, यह इसका विलोम होता है। प्रश्न नंबर 74, उदार चरिता नाम अत्र समासः अस्ति। उदार चरिता नाम में कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भावः, ऑप्शन नंबर द षष्ठी तत्पुरुषः। तो उदार है चरित जिनका, सीधी सीधी बात है। ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास होगा, उदार है चरित जिनका, और इसमें षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में यह प्रयोग होता है, यह भी ध्यान रखें। उदार चरिता नाम षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का प्रयोग है और इसमें बहुव्रीहि समास है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, वेति अत्र अव्यय पदानि सन्ति। तो वेति जो पद है इसमें कितने अव्यय पद हैं यह बताना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वा इति करके वेति बनता है, वा प्लस इति करेंगे तब आ प्लस ई बराबर ए गुण होता है, तब जाकर के वेति बनता है। इसलिए इसमें दो पद है, वा प्लस इति। अब इसके उत्तर देखिए कितने अव्यय होंगे इसमें। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एकम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है द्वे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है त्रीणि, ऑप्शन नंबर द में लिखा है अव्ययम नास्ति। तो इसमें उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब द्वे। इसमें दो अव्यय है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी विग्रह करके। वा इति, तो वा भी एक वैकल्पिक अर्थ का द्योतक होता है, वा भी एक अव्यय है, इति भी एक अव्यय है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ब द्वे उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76, प्राथमिक कौशलम अस्ति। प्राथमिक कौशलम अस्ति, ऐसा कौन सा। चार कौशल जो बताए थे पहले, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चार कौशल होते हैं। इनमें भी प्राथमिक कौशल कौन सा होता इनमें प्राथमिक कौशल कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए श्रवणम, ऑप्शन नंबर बी भाषणम, ऑप्शन नंबर सी पठनम, ऑप्शन नंबर द लेखनम। इसमें उत्तर, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्रवणम। श्रवण जो कौशल होता है वह प्राथमिक कौशल होता है। सबसे पहले श्रवण कौशल का ही विकास होता है, जब बालक सबसे पहले सुनने लगता है और सुनने के बाद में भाषण यानी बोलने लगता है। तो इसलिए, और श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। क्या है इसका उद्देश्य, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, यानी सुन करके उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है। तो फिर भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होगा, तो भाषण कौशल का उद्देश्य होता है मौखिका अभिव्यक्ति ही, मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देना, शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना है, सभी प्रकार के नियमों का ध्यान रखते हुए मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देना भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार से पठन कौशल का उद्देश्य क्या होगा, तो पठन कौशल का होता है पठित्वा अर्थ ग्रहणम। केवल पढ़ना, किताब को बांच देने से मतलब नहीं होता है, किसी एक पेज को, 5 पेज को एक दिन में 50 पेज को पढ़ देने से मतलब नहीं होता है। मतलब होता है जितना पढ़ा है उसमें से कितना ग्रहण किया, कितना याद रहा। अगर हमने 2 पेज पढ़े हैं और 2 पेज में से हम किसी बात को समझा पाते हैं, ठीक से उस बात का प्रस्तुत कर पाते हैं, तो पढ़ना सार्थक है। उसको कहते हैं पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को भी ग्रहण करना, शुद्ध पढ़ना, इस तरीके का जो उद्देश्य होता है वह पठन कौशल का उद्देश्य होता है। चलिए लेखन कौशल के उद्देश्य की बात करें तो लेखन कौशल का उद्देश्य होता है लिखिता अभिव्यक्ति है, लिख करके अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट करना, भावाभिव्यक्ति करना, शुद्ध लेखन करना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ये लेखन कौशल का उद्देश्य
उद्देश्य होता है। इसलिए इन चारों कौशलों के उद्देश्य भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। इनमें से भी कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए श्रवण कौशल का उद्देश्य की अगर बात करें तो श्रुत्वा अर्थग्रहणम, भाषण कौशल के उद्देश्य की बात करें तो मौखिका अभिव्यक्ति, और पठन कौशल के उद्देश्य की बात करें तो पठित्वा अर्थग्रहणम, और लेखन कौशल के उद्देश्य की चर्चा करें तो लिखिताभिव्यक्ति है, लिखित्वा भावाभिव्यक्ति इत्यादि इनके उद्देश्य हैं। और प्राथमिक कौशल जब पूछा जाए तो प्राथमिक कौशल आता है श्रवण कौशल में। लेकिन कौन से कौशल ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और कौन से कौशल लिपि विज्ञान से संबंधित है, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना होगा श्रवण कौशल और भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रवण कौशल के अंदर सुनना होता है और भाषण कौशल के अंदर बोलना होता है, जो दोनों ही श्रवण में भी ध्वनि सुनाई देती है अर्थात ध्वनि को सुनना होता है, और भाषण में भी ध्वनि ही बोलना होता है। इसलिए ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। और पठनम और लेखनम जो कौशल है ये लिपि विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर लिपि जो देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं उस लिपि को पढ़ना होता है। इसलिए लिपि को पढ़ने के कारण पढ़ने में भी लिपि को पढ़ते हैं और लिखने में भी लिपि को लिखते हैं, इसलिए यह लिपि विज्ञान से संबंधित है। तो दो कौशल श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से संबंधित हुए और पठन और लेखन कौशल लिपि विज्ञान से संबंधित हुए। इसलिए अभी इसका प्रश्न का उत्तर हमारा जो था वो तो यही था कि प्राथमिक कौशल कौन सा है? श्रवण कौशलम। चलिए इस पे चर्चा थोड़ी ज्यादा हो गई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 77, पतंजलि मते अभ्यासाय ये बिंदवः निर्धारिताः सन्ति है। पतंजलि जी के मत में अभ्यास करने के लिए कौन कौन से बिंदु निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रुचि ही, ऑप्शन नंबर बी निरंतरियम, ऑप्शन नंबर सी वैराग्यम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्तः सर्वे है उपर्युक्ता सर्वे। तो ये ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि पतंजलि जी ने कहा है कि जब भी अभ्यास करना होता है, किसी भी चीज की साधना करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए रुचि भी आवश्यक है और रुचि के साथ में उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। निरंतरियम ये विशेष गुण होता है अभ्यास के लिए, रुचि के साथ में उसकी निरंतरता, और निरंतरता के साथ में वैराग्य का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास साधना पढ़ाई ये त्याग मांगती है। आपको कहीं चीजों के साथ वैराग्य भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप साधना कर पाएंगे, तब जाकर के आप अभ्यास कर पाएंगे, तब जाकर के आप सफलता की मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन पतंजलि जी ने बिल्कुल सही माने हैं। उपर्युक्ता सर्वे इसका सही उत्तर होता है। पतंजलि है, अंजले है पतित है पतंजलि, ध्यान रखिएगा। पतंजलि में अगर समास पूछ ले तो आपको करना होगा अंजले है पतित है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, अक्षर पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा है इस तरीके, परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न के साथ में अनेक प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। चलिए बिना विलंब के अगले प्रश्न पर चलते हैं। 78, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य अध्यक्षः कः है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं ये बताना है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है स्मृति ईरानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के कस्तूरीरंगन। आदरणीय के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया, और उन्होंने 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली का मसौदा प्रस्तुत किया है। 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये थे के कस्तूरीरंगन, जिनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष बनाया गया था। यह अवश्य ध्यान रखें, यह बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 79, स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति शिक्षण सूत्रेण तुल्यं सूत्रम अस्ति। स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, जो स्थूल चीज होती है, जो बड़ी चीज होती है, जो दिखाई देने वाली है, मोटी चीज होती है, उसको पहले समझाओ, अभी उसके सूक्ष्म पार्ट पर धीरे धीरे जाओ आप, है
तो ये होता है स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, ये शिक्षण सूत्र है। तो इसका तुल्य, इसके समानार्थक जो शिक्षण सूत्र है वो कौन सा है, ये बताना है इस चार ऑप्शनों को देख करके। पहले ऑप्शन में लिखा है पूर्णाद अंशम प्रति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मूर्तात् अमूर्तम प्रति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सरलात् कठिनम प्रति। तो स्थूल चीज को पहले दिखाना और उसके सूक्ष्म पार्ट को बाद में दिखाना, धीरे धीरे दिखाना, यह इसका तुल्य सूत्र होता है मूर्तात् अमूर्तम प्रति। यानी स्थूल को, यानी मूर्त रूप को, जो दिखाई देने वाले रूप को पहले दिखा दीजिए आप, पहले उसके बारे में चर्चा कीजिए, और फिर उसके बाद में उसके अमूर्त पार्टों पर, उसके सूक्ष्म पार्टों पर जाइए। अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य होता है, मूर्त जो दृश्य होता है, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है सामने, जिसको देख करके छात्र समझ सकता है, चित्र को देख करके बालक अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसलिए पहले दिखाने वाली चीजों के आधार पर बच्चों को बोध करवाना चाहिए, विषय को समझाना चाहिए, उसके बाद में अमूर्त चिंतन में लेके जाना चाहिए, अमूर्त विषयों पर चिंतन करवाना चाहिए। इसलिए मूर्तात् अमूर्तम प्रति यह शिक्षण सूत्र स्थूलात् सूक्ष्म प्रति शिक्षण सूत्र के तुल्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80, श्रव्य दृश्य साधनम नास्ति है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियां अक्सर परीक्षा में हो जाती है। अस्ति की जगह नास्ति और नास्ति की जगह अस्ति पढ़ लिया जाता है, ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ें। श्रव्य दृश्य साधनम नास्ति, यानी श्रव्य यानी सुनाई देता है, दृश्य यानी दिखाई देता है, सुनने वाला और देखने वाला साधन कौन सा नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है ऑप्शन है जिसके अंदर दिखाई देने वाला और सुनाई देने वाला दोनों साधन नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शनम, दूरदर्शन कहते हैं टीवी को, ये टीवी के अंदर हम सुनते भी हैं और चित्र देखते भी हैं, इसलिए दृश्य और श्रव्य साधन में आता है। ऑप्शन नंबर बी ध्वन्य विलेख, ध्वन्य विलेख जो होता है ये केवल दृश्य में आता है, ध्वन्य विलेख है ना, सुनने में आता है, टेप रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, ये दृश्य और श्रव्य में नहीं आता है, इसलिए इसको श्रव्य विलेख कह सकते हैं। ध्वन्य विलेख ये श्रव्य होता है, ये टेप रिकॉर्डर इसको बोलते हैं। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाता है। साधनम नास्ति पूछा, इसलिए ये बिल्कुल उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 6 की चर्चा करें, संगणक जो कंप्यूटर होता है उसमें भी सुनाई और दिखाई दोनों देता है। और ऑप्शन नंबर 2 आकर्षक दूरवाणी, जो मोबाइल आजकल हम प्रयोग करते हैं उसमें हम पिक्चर देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, श्रव्य दृश्य साधनम नास्ति ध्वन्य विलेख है ऑप्शन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 81, उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिगम संबंधी दोषाणाम दूरीकरणम, बिल्कुल सही है। अधिगम संबंधित, जब छात्र पढ़ाई करता है, बालक पढ़ाई करता है, तो उससे संबंधित कई प्रकार के दोष आते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, तो उनका समाधान करना अध्यापक का धर्म है। तो ये दोषाणाम दूरीकरणम कौन करेगा दूर, अध्यापक करेंगे, तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। फिर आता है इसके बाद वैयक्तिक समस्या दूरीकरणम, यानी अध्ययन के संबंध में कई प्रकार की वैयक्तिक समस्या भी छात्र को हो जाती है, तो अध्यापक का ये धर्म बनता है कि उस समस्या को समझ करके उस छात्र का उपचार किया जाए, उस छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाए। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आता है छात्राणाम त्रुटिनाम संकलन में, छात्रों की त्रुटियों का संकलन करना, यह उपचार नहीं कहलाता है भाई, उपचारात्मक शिक्षण यह नहीं कहता है। छात्रों की त्रुटियों का संकलन करना निदान कहलाता है। छात्रों की समस्याओं को जानना, कारणों को जानना, परेशानियों को जानना निदान कहलाता है, और निदान के बाद में ही उपचार किया जाता है। कारणों को जानना, समस्या को जानने के बाद में ही उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर से है छात्राणाम त्रुटि नाम संकलन में यह निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है छात्रान अपराधिभ्य रक्षणम, छात्रों की अपराधियों से रक्षा करना, यह भी एक उपचारात्मक शिक्षण में आता है, कभी उनकी रक्षा हो सके, इसलिए उसको उपचारात्मक शिक्षण बताया जाए कि ये करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये उपचार करना एक अध्यापक का धर्म होता है। इसलिए छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना एक अध्यापक का महत्वपूर्ण कर्तव्य के साथ साथ महत्वपूर्ण उसका धर्म भी है। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर है स।
चलिए प्रश्न नंबर 82, मारिया मांटेसरी अतिशयेन महत्वम ददाति। मारिया मांटेसरी जो है उनके अनुसार अतिशयेन महत्वम ददाति, उन्होंने किस पर विशेष महत्व दिया? तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रवणम, ऑप्शन नंबर बी भाषणम, ऑप्शन नंबर सी पठनम, ऑप्शन नंबर डी लेखनम। मारिया मांटेसरी जी ने लेखन कौशल पर विशेष बल दिया है। इन्होंने इस क्रम में थोड़ा परिवर्तित करते हुए लेखन कौशल को तृतीय कौशल और पठन कौशल को चतुर्थ कौशल स्वीकार किया है। ऐसा स्वीकार करने वाली पूरे शिक्षा शास्त्र के अंदर मारिया मांटेसरी एकमात्र है जिन्होंने लेखन कौशल को तृतीय कौशल और पठन कौशल को चतुर्थ कौशल स्वीकार किया है। बाकी सभी शिक्षाविदों ने श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम यही क्रम को स्वीकार किया है। इसलिए परीक्षा में अगर मारिया मांटेसरी का मत पूछा जाता है तभी आपको लेखन कौशल को तृतीय कौशल बताना है, वरना लेखन कौशल का जो क्रम चलता हुआ आ रहा है वह यही है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इसी क्रम से आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83, जॉन कॉटनडेना कस्मिन कौशले बलम प्रददाति। यानी जॉन कॉटनडेना जो प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं उन्होंने किस कौशल पर बल दिया? तो ऑप्शन नंबर ए श्रवणम, ऑप्शन नंबर बी भाषणम, ऑप्शन नंबर सी पठनम, ऑप्शन नंबर डी लेखनम। तो इन्होंने पठन कौशल पर विशेष बल दिया है, जैसा कि हमने पहले संस्कृत निष्ठा पुस्तक में पढ़ चुके हैं। जॉन कॉटनडेना पठन कौशल से संबंधित है, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84, प्रत्यभिज्ञान प्रश्न नास्ति। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि प्रत्यभिज्ञान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, स्मृति जन्य ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, स्मृति संबंधित स्मृति जन्य जो ज्ञान होता है उसको ही प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अर्थात पहचान करना या सदृश वस्तु को देखकर किसी देखी हुई वस्तु का स्मरण हुआना है, या स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा या अर्थ कह सकते हैं, प्रत्यभिज्ञान विशेष तौर से स्मृति जन्य ज्ञान प्रत्यभिज्ञान, ये इसका अर्थ होता है। अब ये प्रश्नों के प्रकार में हम इसकी चर्चा करते हैं। किस तरह के प्रश्न नहीं है? प्रत्यभिज्ञान प्रश्न नास्ति। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रत्यभिज्ञान प्रश्नों में नहीं आता है, यह हमें बताना है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये हमने मूल्यांकन प्रविधि के अंतर्गत पढ़ा था और वह हमने लिखा भी है संस्कृत निष्ठा में। लिखित परीक्षा के 2 भेद होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भी 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यभिज्ञान प्रश्न और प्रत्यास्मरण प्रश्न। तो उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है प्रत्यभिज्ञान का। तो इसमें प्रत्यभिज्ञान में अन्यतर प्रत्युत्तर प्रश्न भी आते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं, संयोजन प्रश्न आते हैं, वर्गीकरण प्रश्न आते हैं और सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्नों का समावेश इसके अंदर किया जाता है, जो स्मृति में देखते ही इसके उत्तर का प्रयोग कर लिया जाता है। बहुविकल्प मतलब कि बहुत सारे विकल्पों को देख करके उसके उत्तर को बता देना है। ये इस तरह के अन्यत्र प्रत्युत्तर प्रश्न, संयोजन प्रश्न, उसको जोड़ देना, इस तरह के जो उत्तर होते हैं वो प्रत्यभिज्ञान में आते हैं। और जो रिक्त स्थान पूर्ति जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्यय स्मरण में आते हैं। दोनों ही प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण दोनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भेद हैं, लेकिन इसके 2 भेद होते हैं, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर द, पहले इसके ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है अन्यत्र प्रत्युत्तर प्रश्न, ये भी मैंने अभी आपको बताया, इसमें ही आता है। ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये भी इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी संयोजन प्रश्न, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर द रिक्त स्थान पूर्ति, यह आता है प्रत्यय स्मरण प्रश्न। प्रत्यय स्मरण जो प्रश्न होते हैं उनके अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 85, किम असमीचीनम, इसमें क्या सही नहीं है ये बताना है इन 4 ऑप्शनों को देख करके। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एनसीएफ 2005, ऑप्शन नंबर बी कोठारी आयोग 1964-66, ऑप्शन नंबर सी राममूर्ति आयोग 1990 और ऑप्शन नंबर द संस्कृत आयोग 1952-53। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा
गलत है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर द बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं संस्कृत आयोग का गठन 1956-57 में हुआ है, और जबकि इसमें लिखा है 1952-53। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है, यही असमीचीनम है। इसमें क्या सही होगा? संस्कृत आयोग का गठन हुआ था 1956-57 में, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। और राममूर्ति आयोग ये 1990 में बना है, बिल्कुल सही है। कोठारी आयोग, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये 1964-66 में बना है, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ में बचे हुए दो आयोगों की ओर चर्चा करते हैं हम। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में बना है, इसे मुदालिया आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसके 52-53 में रचना हुई है, गठन हुआ है। उसके बाद में आता है विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह 1948-49 में इसका गठन हुआ है। तो सामान्य आयोगों का भी यह परिचय हुआ। पहला विश्वविद्यालय आयोग 48-49, इसे राधा कृष्ण आयोग कहते हैं। दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालिया आयोग भी कहते हैं, इसका 1952-53 में गठन हुआ। उसके बाद हमने चर्चा की शिक्षा आयोग, जिसका 1964-66 में गठन हुआ, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद संस्कृत आयोग का गठन 1956-57 में हुआ। इस तरह के ये आयोगों का सामान्य परिचय है, आप अलग से लिख करके इनको ध्यान रखें, इनमें मिस्टेक ना हो किसी प्रकार की, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो परीक्षा में। चलिए, हमारा उत्तर इसमें सही हुआ ऑप्शन नंबर द। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 86। प्रश्न नंबर 86 में है अंकन प्रणाल्याम 22 अंकानाम कृते का श्रेणी दीयते है। 22 यानी 22 अंक के लिए है अंकन प्रणाली के अंतर्गत कौन सी श्रेणी दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है E1 श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है E2 श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है D श्रेणी, और ऑप्शन नंबर द में लिखा है C1 श्रेणी। तो इसमें सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, E1 श्रेणी। और 20 से जो नीचे होते हैं उसमें E2 श्रेणी दी जाती है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 87। बीके पासी महोदयेन कति कौशलानि मतानि। बीके पासी महोदय ने कितने कौशल माने, ये बताना है। अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 13 कौशल है, 13 है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 14 कौशल, 14 है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 11 कौशल, 11 है, 11। और ऑप्शन नंबर द में लिखा है 12 कौशल, 12 है। तो इसमें अगर संस्कृत में भी संख्या का ज्ञान रखें, 13, 14, 11, 12, इस तरह की संख्याएं होती हैं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 13। आपने उसमें पढ़ा होगा, पुस्तक में लिखा हुआ है बीके पासी महोदय ने है 13 कौशलानि मतानि, यानी 13 कौशल स्वीकार किए हैं। चलिए, अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नंबर 88। काव्य शिक्षण से विधि नास्ति। काव्य शिक्षण की विधि नहीं है। काव्य के बारे में बताएं हम आपको। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम, ऐसा वाक्य जो रस को प्रदान करता है वह वाक्य काव्य कहलाता है, वही वाक्य काव्य कहलाता है। इस तरह उसको काव्य कहते हैं। जो पद्यांश होता है, जो पद्य रचना होती है, वह काव्य कहलाता है। ठीक है। रमणीयार्थ का प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, जगन्नाथ जी ने कहा है, लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रश्न पर चर्चा करें। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है समीक्षा। हमारा प्रश्न था काव्य शिक्षण से विधि नास्ति, काव्य शिक्षण की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए समीक्षा विधि, ऑप्शन नंबर बी तुलना विधि, ऑप्शन नंबर सी टीका विधि, ऑप्शन नंबर द भाषा संसर्ग विधि। ये भाषा संसर्ग विधि जो है ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, जबकि ये तीनों विधियां समीक्षा विधि, तुलना विधि और टीका विधि हमने काव्य शिक्षण के अंतर्गत, पद्य शिक्षण के अंतर्गत पढ़ी है। इसलिए हमें अच्छे तरीके से ध्यान है कि तीनों विधियां पद्य शिक्षण में, काव्य शिक्षण में आती है, जबकि भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण में पढ़ी जाती है, जिसका परिणाम है
अव्याकृति विधि, और अव्याकृति विधि को ही भाषा संसर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें व्याकरण शिक्षण अलग से न पढ़ा करके भाषा के साथ ही सामान्य रूप से उसका ज्ञान करवाया जाता है, इसलिए इसको भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है। इसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार से बालक जिस परिवेश में रहता है, प्रारंभ में बिना व्याकरण के ज्ञान के भी शुद्ध संस्कृत बोलना प्रारंभ कर देता है, शुद्ध भाषा का बोलना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार से भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से भी है व्याकरण का अलग से ज्ञान न करवा करके भाषा के शिक्षण के साथ ही उसे व्याकरण का अध्ययन करवाया जा सकता है। अर्थात हमारा प्रश्न जो था काव्य शिक्षण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द भाषा संसर्ग विधि नहीं है, तो ये किसकी विधि है? ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। जबकि तीन ऑप्शन समीक्षा विधि, तुलना विधि और टीका विधि काव्य शिक्षण अर्थात पद्य शिक्षण की विधियां है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 89, नाटक शिक्षण से विधि नास्ति, नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। तो नाटक शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आदर्श नाट्य विधि, ऑप्शन नंबर बी रंगमंच अभिनय विधि, ऑप्शन नंबर सी तुलना विधि और ऑप्शन नंबर द व्याख्या विधि। कौन सी विधि? व्याख्या विधि। तो इसमें उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तुलना विधि। नाटक शिक्षण के अंतर्गत तुलना विधि नहीं पढ़ी जाती है, नाटक शिक्षण के अंतर्गत तुलना नहीं होती है। तुलना अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ी काव्य शिक्षण में, अर्थात पद्य शिक्षण के अंतर्गत तुलना विधि का पठन किया गया है। जबकि नाटक शिक्षण के अंतर्गत तीन विधियां ये है, आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच अभिनय विधि और व्याख्या विधि। ये तीनों विधियां बिल्कुल नाटक शिक्षण की विधियां है। तो हमारा ये उत्तर है जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 90, लोक रंजनाय किम आवश्यकम, लोक रंजनाय, रंजनाय में चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनता है, जिस प्रकार से रामाय बनता है रामाय, भोजनाय, रंजनाय, मनोरंजनाय, इस तरह के शब्द बनते हैं। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। तो लोक रंजनाय किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है मनोरंजन के लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर है गद्यम, ऑप्शन नंबर ब व्याकरणम, ऑप्शन नंबर स नाटकम, ऑप्शन नंबर द उपर्युक्तः सर्वे। तो इसमें लोक रंजन के लिए नाटक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल आपका सही उत्तर है, नाटकम। इस प्रकार से आपके ये चतुर्थ मॉडल प्रश्न पत्र के संपूर्ण प्रश्न पूर्ण हुए। मुझे विश्वास है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आया है और आपको विश्वास है कि ये सुना हुआ समझा हुआ विषय आपको आगे भी काम आएगा, तो अवश्य आप संस्कृत निष्ठा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों को बताएं, ताकि सभी मित्रों को इसका लाभ हो सके, लाभ प्राप्त कर सकें। और हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे ताकि संस्कृत निष्ठा का यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहे। आपको एक विश्वसनीय और वैध और प्रामाणिक जानकारियां इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप विश्वास बनाए रखिए। संस्कृत निष्ठा चैनल के ऊपर मैं सभी मित्रों और युवा साथियों से अनुरोध करता हूं, आप संस्कृत निष्ठा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भरपूर ज्ञान प्राप्त करें और इसका लाभ उठाएं और परीक्षा में सफलता पाएं। परीक्षा की दिनांक निश्चित हो चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, निश्चित अब परीक्षा होने जा रही है, इसलिए आप पूरी तरीके से तैयारी रखें। और ये संस्कृत निष्ठा के माध्यम से 10 मॉड्यूल प्रश्न पत्र निकाले गए हैं, इनको अवश्य आप पढ़ें। इनमें से अवश्य प्रश्न मिलेंगे, पैराग्राफ, श्लोक, पद्यांश डायरेक्ट मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इनका पूरा लाभ उठा करके और अन्य प्रश्न पत्र जो आप कर रहे हैं, अब ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभ्यास करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को देख लेना चाहिए एक बार और बिल्कुल दिमाग में स्थायित्व को प्राप्त करते हुए पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ में परीक्षा में बैठना चाहिए, जिससे आप अपना सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सके। संस्कृत निष्ठा परिवार आपकी सफलता
सफलता के लिए हमेशा हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है संस्कृत निष्ठा के सभी युवा साथियों को अच्छी सफलता प्राप्त हो और सफलता के मार्ग पर आरूढ़ हो, सफलता का मार्ग सुनिश्चित हो। ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।